नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में हम उत्तर प्रदेश की सियासत से घिरे हुए तमाम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दिला सके। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्यूज़ 24 लगातार प्रयास कर रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल हमने जीता है। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में जो हमने जगह बनाई है, उसी की बदौलत आज उत्तर प्रदेश में न्यूज़ 24 का हमारा प्रदेश का जो यूट्यूब चैनल है, उसने एक मील का पत्थर पार किया है और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर वो हमारे न्यूज़ चैनल में जिस तरह से हम जनवादी मुद्दों को उठाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके आस-पास की समस्याओं को और मुद्दों को हम उठाएँ, तो न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपने सुझाव दें कि आप किस तरह के मुद्दों को न्यूज़ 24 के इस उत्तरकाल के कार्यक्रम में चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को उठाएँ, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम वरिष्ठ पैनल के जो सदस्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार लोग, वही इस आप सबकी आवाज़ को सरकार में बैठे हुए उन लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उसका माध्यम बनते हैं और न्यूज़ 24 की ये कोशिश लगातार आने वाले दिनों में बढ़ती रहे और आप दर्शकों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के हैं, हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म स्थल जो है, धार्मिक टूरिज्म को लेकर नई पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई। यूपी में धार्मिक पर्यटन का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? ये सवाल है जिसका जवाब हम कोशिश करेंगे। पहले राम मंदिर, फिर महाकुंभ, कितनी बदल पाई उत्तर प्रदेश की तस्वीर, अर्थव्यवस्था में उसका कितना इजाफा हुआ और बाकी धार्मिक टूरिज्म लगातार प्रमोशन का जो कार्यक्रम सरकार का है, वो कितना सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत में हेमंत तिवारी जी आपसे करना चाहूंगी। हेमंत जी, सवाल ये है कि कुंभ ने बहुत जबरदस्त माहौल बनाया। उससे पहले राम मंदिर, इतनी महंगी फ्लाइट्स राम मंदिर की देश के हर कोने से जुड़ी, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटन का केंद्र जिसे कहना चाहिए, राम मंदिर की कल्पना की गई और उसी के हिसाब से इतनी बड़ी आसपास की भू-भाग जो है, वो राम मंदिर के लिए मतलब जितने तमाम जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी वहाँ पर अच्छी सुख सुविधाएँ मिल सकें, उसके प्रयास भी होते नज़र आए। लेकिन क्या नज़र आता है, क्या दिखता है कि राम मंदिर पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव का एक बिंदु साबित होगा? देखिए, ऐसा है कि आमतौर पर देखा गया है कि भारतवर्ष जैसे देश में जो हिंदुत्व को मानने वालों की बहुलता वाला देश है, वहाँ बड़ा पोटेंशियल हमेशा से रहता है। जो सनातन को मानने वाले हैं, जिनकी भगवान में आस्था होती है, धर्म में आस्था होती है, तो स्थान तो सब वही है जो आज से 50 साल पहले थे, 75 साल पहले थे। लेकिन जब जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है या जो केंद्र की गवर्नमेंट होती है, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है वो किस स्थान को किस तरीके से विकसित करे। अयोध्या वही था, काशी वही है, मथुरा वही है, विंध्याचल वही है, स्थान तो वही है। लेकिन अब कुंभ कुंभ तो पहले भी होता रहा है। प्रश्न यह है कि सरकार किस स्तर पर अपनी प्राथमिकता तय करती है इन विषयों पर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, पहले बजट से ही जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, यानी जो धार्मिक पर्यटन होता है, वहां की सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस किया गया, बजट बढ़ाया गया। करीब करीब 2 गुना 3 गुना बढ़ गया उन स्थानों को डेवलप करने का, धार्मिक पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से। तो उसके 2 कारण हैं, बड़ी सीधी सी बात है। एक तो
जो सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सरकार की सोच पर निर्भर करता है। सरकार के एजेंडे में अयोध्या, काशी, मथुरा, धर्म, ये सब कुछ हमेशा से रहा है। तो उसने उसको उस प्रायोरिटी के आधार पर लिया और उसी हिसाब से बजट का एलोकेशन किया, वहां सुख सुविधाएं बढ़ाई और लोगों का आकर्षण बढ़ा। अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले यह स्थिति थी कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज, ये दुनिया के किसी भी स्थान पर होने वाले समागम से में सर्वाधिक लोग इन स्थानों पर देखे गए। व्यवस्था चरमरा गई, बड़ा मुश्किल हो गई किसी तरीके से वहां स्थिति को मेंटेन करना। तो जाहिर सी बात है, जब जनता का अट्रैक्शन बढ़ा है, बढ़ा किस लिए है? क्योंकि आपने उस तरीके की पॉलिसीज बनाई, योगी सरकार ने उसको प्राथमिकता दी। आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि 2017 में जो पहला बजट आया था, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म पे करीब 40 से 50% अधिक बजट एलोकेशन हुआ था, आज उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई है। आज मेरे ख्याल में अगर आज की तुलना करें तो पिछले 40-45 सालों में जितना बजट नहीं खर्च किया गया होगा, उससे ज्यादा बजट मात्र 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया है। शक्ल भी देखिए आप। अगर आप धर्मभीरु हैं, आपकी धर्म में आस्था है, सनातन में आस्था है, ईश्वर में विश्वास है, तो आप साहब उसी काशी विश्वनाथ में जाइए जहां तंग गलियों में हम जाया करते थे। आज वहां देशी विदेशी पर्यटक, खुद काशीवासी, हम लोग जब जाते हैं तो लगता है कि क्या स्थान है भगवान भोले का। अयोध्या आप देखिए, मंदिर बन गया, मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन जिस जो भव्यता प्रदान की गई, मंदिर के प्रति जो सोच रही, उसको बहुत आकर्षक, सुंदर, विशाल और अभूतपूर्व एक शक्ल देने की जो सोच रही, उसका परिणाम है। आप देखिए वहां कितनी भीड़ हो रही है। और आप इनको छोड़ दीजिए, मैं कुछ छोटे उदाहरण दे रहा हूं जिसको रिलीजियस टूरिज्म से इकोनॉमी कैसे स्टेट एक्सचेकर को मिल सकती है, उसका उदाहरण खाली आप देखिए कि मथुरा में जितने पर्यटक आया करते थे, आमतौर पर उन पर्यटकों में कम से कम 35% का इजाफा पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है। काशी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। काशी के आंकड़े अभी मानस जी और कोई मित्र बताएंगे, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन काशी में जितना 5 वर्षों में लोग आते थे, उतना 1 वर्ष में लोग आ रहे हैं। जितना 7 वर्षों में लोग आते थे अयोध्या में, 10 वर्षों में उतना 1 वर्ष में आ रहे हैं। तो जब लोग इनको छोड़िए, छोटा स्थान देखिए, एक सिद्ध पीठ है देवी माँ की, विंध्यवासिनी माँ की, विंध्याचल। विंध्याचल शक्तिपीठ को जो शक्ल अभी दी है इस सरकार ने, भाई मैं हिंदू हूं, मेरी भी धर्म में आस्था है, कम से कम मैं तो इतना मानता हूं कि चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई प्रमुख स्थान हो, उनके पैगंबर का या उनके भगवान का, उनके ईश्वर का, उसको बेहतर बनाया ही जाना चाहिए। और चूंकि राम मंदिर, काशी, मथुरा धार्मिक स्थान, ये भारतीय जनता पार्टी के, योगी सरकार के एजेंडे में थे, इसलिए वहां काम हुआ। बाकी कुंभ की बात जो है, कुंभ के विषय में मुझे लग रहा है किसी टिप्पणी की कदाचित कोई आवश्यकता जी नहीं है। जी कुंभ जी कुंभ किस बिल्कुल। तरीके से स्टेट की इकोनॉमी को मजबूत करने का एक कारक बना है, ये अपने जी आप में स्वयं सिद्ध है। जी जी, कुंभ जी कुंभ एक एक इवेंट था, एक 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 आयोजन था जो साल में एक बार या आने वाले कितने सालों में इतना भव्य आयोजन हो पाएगा, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुंभ होकर चला गया, उससे अर्थव्यवस्था में जो फर्क पड़ा या पड़ना था वो हो गया। वो स्थायी नहीं था एक तरह से, लेकिन कुंभ के बाद, कुंभ के आसपास, इर्द गिर्द जो धार्मिक स्थलों की बात हो रही है आलोक पांडे जी, वो पूरी अर्थव्यवस्था में कितना इजाफा करती हुई आपको नजर आ रही है। आप कितना वहां पर पर्यटकों की संख्या, खास करके धार्मिक पर्यटक स्थलों पर, जो देश भर के जो लोग हैं, राम मंदिर में तो निश्चित ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच ही रहे हैं। काशी का जिस जिस तरह से जिक्र यहाँ पर हेमंत जी ने किया, विंध्याचल का जो जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से जो शक्ल सुधरी है, जो पूरी की पूरी तस्वीर बदली है, तो वहां पर आने वाले लोगों की संख्या भी बदली।
देखिए, मेरा मानना है कि अभी तो हमारे जो सीनियर है उन्होंने काफी चीजें बता ही दी। मैं और बिल्कुल छोटा उदाहरण बताता हूँ। कानपुर के पास एक गांव है कुर्मी, कुर्मी दरबार करके हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मैं उसी गांव से, वहीं से इस समय लाइव कर रहा हूँ, मेरा गांव है। तो मैं बार बार कुर्मी को लेकर के ही एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ हनुमान मंदिर का है कुर्मी दरबार करके। पिछले मतलब 75 सालों में उस वहां पर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट नहीं आया। व्यक्तिगत प्रयास से जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस सरकार ने करीब करीब 2 से 3 करोड़ रुपए वहां पर अभी खर्च किया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कानपुर से डबल लेन रोड जो बनाई गई है, मंदिर के अंदर जो हॉल बनाए गए हैं, कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं, टॉयलेट्स बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो ये मेरा गांव कम से कम आसपास के 15-20 गांवों को उसी तरह का रोजगार देता है। छोटा सा मंदिर है, पुराना सा, मतलब पुराने समय का है, उतना बड़ा नहीं है जितना अयोध्या जी का है, लेकिन पूर्वी दरबार एक फेमस मंदिर है। तो उससे भी रोजगार सृजन होता है। मेरे गांव में काम की कमी नहीं रहती है, सब लोगों को काम मिल जाता है। तो जो मंदिर अर्थव्यवस्था की बात है, ये हजारों साल पुरानी परंपरा जब से चली हमारी आ रही है। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार, ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 4-5 हजार साल की बात करते हैं। तो उसमें मंदिर जब जब हमारे मजबूत हुए, तब तब भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा स्ट्रांग रही है। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या हमारा रिलीजियस पर्यटन इससे बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत होती है। जब जब हमारे, इसीलिए आप देखेंगे जब विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों पर हमला किया 1,000 साल से, तो आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, 1,000 साल में से शायद ही हमने कभी, एक सदी तक कभी ऐसा लंबा समय नहीं रहा जब हमने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में स्थान पाया हो और हमने दुनिया का नेतृत्व किया हो। कुछ शाहजहां का 25-30 साल का वो इरा, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, उसमें मेरे डिस्प्यूट है। तो हमने दुनिया का नेतृत्व तभी किया जब हमारी टेम्पल इकोनॉमी मजबूत हुई। और मीडिया में 3 साल पहले मैंने उठाया था इस मुद्दे को, जब किसी ने पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की जगह अगर होटल बन जाता तो कितना अच्छा रहता। तो मैंने कहा उससे रोजगार का सृजन नहीं होता, रोजगार का सृजन मंदिर करता है। और ये जो रोजगार का सृजन होता है, ये गरीब और मिडिल क्लास के पास होता है। इसमें जी, इंडस्ट्रीज उतना अर्न नहीं आस्था करता। आस्था जैसे मेरे आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है आलोक जी। और आस्था से जुड़े हुए इस मुद्दे पर सरकार अगर पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ खड़ी नजर आती है, तो निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटक स्थलों की स्थिति में भी सुधार होता है। एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, वैसे तो तमाम टूरिस्ट प्लेसेस की ही ये स्थिति है, लेकिन धार्मिक पर्यटक स्थलों की स्थिति ज्यादा भयावह है। मैं भयावह शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैं जब ऐसे स्थलों पर जाने का मौका मिला है, तो वहां पर जिस तरह का आलम देखा है, धार्मिक पर्यटक स्थलों के आसपास गंदगी का जो आलम, अव्यवस्थाओं का जो आलम, सरकार की इग्नोरेंस का जो आलम देखा है, उससे दोबारा जाने का मन नहीं करता है। क्या उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, क्या वो पूरे प्रदेश की ही स्थिति है आलोक जी? मैं मानता हूं कि मैं, क्योंकि भ्रमणशील व्यक्ति हूँ, लगभग ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का जगह नहीं बचा होगा धार्मिक जो मैं फैमिली के साथ ना गया हूँ। और इस सरकार के पहले भी मैं गया हूँ, तो उसमें अब कम से कम उस तरह की बदबू, उस तरह का जो अव्यवस्था है, उसमें 70% तक, 60 से 70% तक सुधार मुझे मिलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी उसमें गुंजाइश नहीं, बाकी सब बहुत अच्छा हो गया, तो मैं उससे भी इंकार करता हूं। लेकिन वनस्पति पहले की सरकारों की तुलना में, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिरों को फिर निगलेक्ट ही छोड़ दिया गया। 70% तो बहुत बड़ी सक्सेस होती है आलोक जी। अगर 70% है तो बहुत बड़ी सफलता है। अगर 70% तक पहुंच गए हैं तो 30% और जो है वो दूरी तय करना उतना मुश्किल नहीं है। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, अर्थव्यवस्था के आंकड़े सरकारें पेश करती हैं, और उन आंकड़ों से दूर अर्थव्यवस्था की एक जो स्थिति है वो सामने नजर भी आती है। आप उत्तर प्रदेश में ये बदलाव देख पा रहे हैं? जी मीना जी, मेरा सादर प्रणाम आपको। आपने ऐसे ज्वलंत विषय पर, ज्वलंत इसलिए कहूँगा क्योंकि कई लोग जो आलोक जी कह रहे हैं कि सेकुलर वाला वहीं मामला लगा दो है, टेबल, वहीं क्लब। और सेकुलर वाले विषय पर बात करने में कतराते हैं, जबकि इसमें हम अर्थ की नज़रिए से देखें तो आप अगर यूपी टूरिज्म की वेबसाइट को देखेंगे तो उस पर लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यानी कि वी आर कंपेयरिंग उत्तर प्रदेश विद इंडिया।
तो उत्तर प्रदेश अपने आप में ऐसा है, उसकी अगर और मैं डीपर साइड जाऊं आपके दर्शकों के लिए, तो उत्तर प्रदेश की उन्होंने फुल फॉर्म दी है मैडम। उत्तर प्रदेश को शुरुआत करते हैं अनफॉरगेटेबल, ट्रैंक्विल, टाइमलेस, अलाइव, रेस्प्लेडेंट, पिक्चरल्स, रेजुवेनेटिंग, अमेजिंग, डिवाइन, इनहांसिंग, सीरीन एंड एच लास्ट में आता है, तो उसका हिस्टोरिकल। So they connected all the terms and terminologies by the dharma, religious tourism. अब रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं तो मैं, मेरे साथीगण देखिए क्या क्या बनाया है इन्होंने। रामायण सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, महाभारत सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और शिल्प मार्केट। अब ये मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कोई लब्बाजी वाली बात कर रहा हूं कि लफाजी है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का डेटा है जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब बात आती है कि इन्होंने कितने करोड़ और राम मंदिर और होटल, ये जो चर्चा जो हो रही है अन्य जो लोग कर रहे हैं, अन्य चैनलों पर जो बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे तथ्य के आधार पर मीना जी बात करूंगा। जो आलोक जी ने कहा कि और लोग कह रहे हैं कि होटल बना देते तो क्या होता, तो उन लोगों के लिए जवाब देना चाहता हूं। अयोध्या जो 55,000 करोड़ रुपए से 2022 में रेवेन्यू जनरेट हुआ, 55,000 करोड़ अयोध्या के टूरिज्म पे, वो 4 लाख करोड़ तक जाने की संभावना है। ये डेटा ऑथेंटिक है और वेबसाइट से ईटी और बड़े बड़े स्टैंडर्ड, जो बिजनेस स्टैंडर्ड, जो बड़े बड़े जो न्यूज पेपर्स हैं उनसे लिया गया है, जो आपके सामने में रख रहा हूं। तो अयोध्या एकमात्र ऐसा है कि केवल रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं तो 55,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ तक जाता है केवल अयोध्या। अगर मैं मथुरा और वृंदावन की बात करूं तो ये 2022 में मैडम 1.34 लाख करोड़ था, जो बढ़कर के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन आ रही है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, वो 5.9 लाख करोड़ की 2028 तक हो रही है केवल मथुरा वृंदावन से। अगर मैं बात करूं बनारसी की, तो बनारस में अध्ययन फाउंडेशन फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च की स्टडी है, तो ये बताती है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल की जो रेवेन्यू है वो मैडम डॉक्टर मीना जी 12,000 करोड़ थी 2022 में, जो बहुत जल्दी ही, अभी 25 आ गया है, डेटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमानित है कि लगभग 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। ये बात मैं इसलिए डेटा के साथ रख रहा हूं क्योंकि एक तो अर्थशास्त्र की बात हम लोग कर रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की पर्यटन का, खासतौर से रिलीजियस टूरिज्म का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं। इससे रोजगार, नए नए रोजगार सृजन हो रहे हैं। रिलीजियस जब टूरिज्म होता है मैडम, तो केवल धर्म से बता नहीं है। अगर आप राम मंदिर जाएंगे या मथुरा वृंदावन जाएंगे तो आप पाएंगे कि अयोध्या में हर धर्म का व्यक्ति, उसकी छोटी दुकान से लेके, फूल माला से लेके, प्रसाद से लेके, अन्य और चीजों, ऑटो रिक्शा से लेके, मेरे सभी साथीगण, मानस जी भी हमारे साथ बैठे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, वो भी इस बात से मुझसे एग्री करेंगे कि वहां पे हर, ये देख के नहीं कि धर्म देख करके रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार के नए सृजन हो रहे हैं। ऐसे ही सेम प्रयागराज में हुआ मैडम। अगर मैं डेटा के साथ बात करूं यहाँ प्रयागराज की, यूपी गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि प्रयागराज से कितना 4 लाख करोड़ से ज्यादा, हम लोग 3 लाख करोड़ हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि पहले 2 लाख करोड़ अनुमानित कर रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आएगा, बट 2.8 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने प्रयागराज से महाकुंभ के आयोजन से रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि केवल इवेंट भर नहीं है, इसके पीछे धार्मिक जुड़ा हुआ है, इसके पीछे सामाजिक जुड़ी हुई है, राजनीति अपनी जगह आती है मैडम, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय हैं। और अर्थ के बारे में मैं बता सकता हूं जो कि आपके सामने है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, उसका बजट पता है मैम कितना इन्वेस्ट कर रहा है? रुपए 4200 करोड़ रुपए बुद्धिस्ट सर्किट के लिए जा रहा है। तो आप समझिए कि जब इतना लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे आलोक जी, तिवारी जी जो चर्चा कर रहे थे, जिनको मैं सुन रहा था बड़े गंभीरता पूर्वक, कि वहां पर जो बदबू, जो अव्यवस्था है, जैसा कि आपने भी कहा, देख रहे थे, तो इसका कारण यह था कि उसको किसी भी सरकार ने, पूर्ववत सरकारों ने, किसी एक का नाम नहीं मुझे लेना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ये सच है कि इतना सारा बजट, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं किया था। और यही कारण है कि हमको अमूलचूल परिवर्तन उसमें देखने को मिल रहे हैं। व्यवस्था दिख रही है। 4200 करोड़ रुपए केवल बौद्धिक सर्किट के लिए जाना उत्तर प्रदेश ने ईयर मार्क किया है।
400 करोड़ रुपए बूस्ट करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म को केवल उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ की राशि केवल और केवल इस बात के लिए थी कि रामनवमी होके गई है। हम लोग देख रहे हैं अयोध्या में क्या हो रहा है और विश्व देख रहा है, विश्व इस विषय को देख रहा है कि किस तरीके से। मेरे एक मित्र हैं वहां पर मलेशिया में, वो अभी इंडिया मेरी विश्वविद्यालय में आए हुए थे, तो दे आर वंडरिंग कि आपके उत्तर मतलब वहां पर अयोध्या वो है मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मोहम्मदन कम्युनिटी से हैं, बट वहां पर वो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस के ऊपर रामायण खेलते हैं, रामायण की वो जो है ना एक्ट करते हैं, और वो अयोध्या जाने के लिए लालायित थे। तो प्लीज इस विषय को, राम मंदिर को कतई ही हम एक धर्म से जोड़, राम तो सबके हैं, राम को एक विषय से एक धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं मैम कि एक ट्रिलियन से ज्यादा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रिलीजियस टूरिज्म का योगदान है। ऐसा उत्तर प्रदेश का सरकार का खुद की वेबसाइट पे दिया हुआ डेटा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी मानस श्रीवास्तव जी, बहुत विस्तार से हमें प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि किस तरह से एक एक पर्यटक स्थल पर सरकार की नजर है, फोकस है, और उसका सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कैसे मुनाफा हो रहा है। मानस श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की नई टूरिज्म पॉलिसी में, और 2 साल अभी बचे हुए हैं सरकार के पास, सरकार अभी इस धार्मिक पर्यटन की दुनिया में और क्या कुछ करने जा रही है जो इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद से एक चीज जो हुई है वो ये कि धार्मिक पर्यटन को एक नया टर्म इस्तेमाल किया गया कि धार्मिक पर्यटन, उसको बढ़ावा दिया गया, और ये बहुत शुरुआत से ही इसको लेकर के काम शुरू हुआ। और ये उसके पीछे का जो एक तर्क था या एक विश्लेषण ये था कि इससे उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि रोजगार देना, सबको सरकारी नौकरी देना या नौकरियां देना, ये किसी भी सरकार के बूते की बाहर की बात है। तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई, और ये भी माना गया उस समय कि चाहे भगवान राम का जन्म स्थान हो या भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान हो, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। इस लिहाज से भी देखिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनारस में है, तो आप चाहे अवध के हिस्से में जाएं, पूर्वांचल के हिस्से में जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, आपको भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग जगहों पर आपको बड़े प्रमुख तीर्थ स्थल आपको नजर आएंगे जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते थे। पहले सुविधाओं का बहुत अभाव था, इसलिए उनकी संख्या बेहद कम थी, लेकिन जब से वहां पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहां पर जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर बाबा विश्वनाथ के मंदिर को देखें तो जब से कॉरिडोर बना, एक सर्वे आया था पिछले साल ही वहां पर कि न केवल वहां पर जो दान पुण्य जो होता है वो जो दान पेटी में पड़ता है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बल्कि वहां पर चाहे वो ऑटो चलाने वाले हों, चाहे होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, या जो स्ट्रीट फूड बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं चाहे वो हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले जो हाथ रिक्शा चलाते हैं वो लोग हो, घरों में वहां पर छोटे छोटे घरों में भी लोगों ने एक गेस्ट हाउस लॉज टाइप का बना दिया, तो बाहर से भी लोग आने लगे वहां पर खाने वाने का इंतजाम, किचन संभालना किसी को। तो इस तरीके से रोजगार में बहुत इजाफा हुआ। कुछ कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जिसमें 135 गुना तक ये का क्लेम किया गया कि उनकी कमाई बढ़ी है। अब इसके बाद अगर आप देखिए अयोध्या, आप आ जाइए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अनुमान था उस अनुमान से भी कहीं ज्यादा लगातार वहां पर पर्यटक आ रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का ही आंकड़ा है कि 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल अगर कहा जाए तो वो अयोध्या हो गया। अगर पूरे सऊदी अरब की आप बात करें, मक्का मदीना की बात करें, तो वहां कहा जाता है कि 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास करीब साल भर में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, लेकिन अपने अकेले अयोध्या में ही जो रिकॉर्ड टूट जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने दर्शन करके निकल जा रहे हैं। शुरुआत में अभी भी 45-50 लाख के आसपास का वो आंकड़ा है जो हर महीने श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर रहे हैं। कई बार उसमें लोग रिपीट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नए लोग हैं, उसमें कुछ लोग रिपीट भी कर रहे हैं जो साल में 1 या 2 बार धार्मिक पर्यटन के लिए निकलते हैं। उसमें साउथ के लोगों का बहुत योगदान रहता है।
साउथ के लोग जब आते हैं उधर से तो पूरी बसों में या ट्रेनों में भर भर के आते हैं और पूरा एक ग्रुप आता है, जत्था आता है जो दर्शन करता हुआ निकलता है। तो उससे एक ग्रोथ हुई है, एक कह सकते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी है, और जब इनकम बढ़ी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विकास भी तो उसमें जरूर शामिल होगा। तो ये कहा जाए कि इस बात को समझा गया कि उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान एक सियासी तौर पर होती थी, कहा जाता था कि ये सियासत की एक प्रयोगशाला है, यहाँ पर जातिवाद है, यहाँ पर तमाम दूसरी जो चीजें जो जिनके बारे में जिक्र होता था उत्तर प्रदेश का, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और ये कहा गया कि ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा धार्मिक महत्व वाला कोई दूसरा राज्य भी नहीं, जहां पर भगवान राम जिनकी आस्था हर हिंदू परिवार में, चाहे देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो भगवान राम की जन्मस्थली है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, तो विंध्याचल धाम है। तो इस तरीके से इन इलाकों को डेवलप किया गया। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि जो धार्मिक पर्यटन था उसके लिहाज से इसको डेवलप किया गया। इससे न केवल वहां उस पूरे इलाके का एक डेवलपमेंट हुआ, बल्कि जो रोजगार वहां पर पैदा हुए, जिस तरह से कमाई लोगों की शुरू हुई, निश्चित तौर पर अपने आप में भी ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और अब आप देखेंगे कि दूसरे राज्य भी इसकी कॉपी कर रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो धार्मिक पर्यटन है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग दर्शन करने श्रद्धा भाव से आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होती है जो घूमने फिरने के लिहाज से आते हैं, वो गए दर्शन भी कर लिए, लेकिन उनका जो फोकस होता है कि हम अगर अयोध्या जाएंगे तो हम रात में लेजर शो देख लेंगे, हम सरयू की आरती देख लेंगे, या हम तमाम वहां दूसरे जो मठ मंदिर वहां पर घूम लेंगे। बनारस गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, लेकिन बनारस में अपने आप में घूमने के लिए बहुत सारी जगह, दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, शाम को बैठ जाते हैं, तमाम फॉरेनर्स आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, एक महीने तक वहां पर कैंप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे एक उत्तर प्रदेश के विकास की जो रफ्तार है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार, उसको का जो वो आंकड़ा है उसको एक रफ्तार मिली है। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयोग है, और मुझे लगता है कि आगे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रयोग बहुत अच्छा, क्योंकि दरअसल लोगों की आस्था, धर्म, विश्वास से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वहां पर लोग जब जाते हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाएं जब मिलती, क्योंकि हमने देखा है कैसे लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर कितनी बदहाली में भी खुश होकर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। इस विश्वास के साथ साथ अगर सरकार का साथ भी मिल जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के दिल में, मन में विश्वास बढ़ता है, लोगों को अच्छा लगता है। रिएक्शन अर्थव्यवस्था में तो रिएक्शन आया ही। सुनिए, इसमें एक चीज और भी है, ये जैसे हेमंत तिवारी जी हैं अभी बैठे हुए, आपका बाबा विश्वनाथ के बड़े भक्त हैं, ये हर रोज पोस्ट करते हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के। हम लोग भी गए हैं, आप भी बहुत पहले से जाते रहे, आपका तो पूर्वांचल आपका घर भी है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जिन तकलीफों से होकर के श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता था, पतली पतली गलियों, सकरी सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था, आज आप वहां पर देखिए एक व्यवस्था वहां पर एक लागू की गई है, और उसका ही ये नतीजा है कि जिन होटल्स में हम लोग कवरेज के लिए जाया करते थे 2014 से पहले भी, 2014 में तो लगातार जाना होता है, जिन होटल्स का किराया 1200-1500 होता था, वो आज आपको 5000 में भी नहीं वहां पर आपको मिलेगा। तो वहां पर जब श्रद्धालु बढ़े, पर्यटक बढ़े, तो वहां पर कमाई बढ़ी। वहां पर आज वहां पर होटल की क्राइसिस। पर्यटक दो तरह के हुए मानस जी, एक डोमेस्टिक और एक बाहर से। हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देश के पर्यटकों को देखें और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को देखें। हेमंत तिवारी जी, अगर डोमेस्टिक पर्यटक की हम बात करें, उसकी भी संख्या बहुत बड़ी है। वो पर्यटक इकोनॉमी को तो बढ़ा ही रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी इसका आप कुछ प्लस इस मौजूदा व्यवस्था की सरकार यानी बीजेपी के खाते में आप देख पाते हैं कि इतना जो क्रांतिकारी बदलाव धार्मिक टूरिज्म के नाम पर जो हुआ है, उससे लोगों के दिलों में बीजेपी ने जगह बनाई है, सरकार ने जगह बनाई है, योगी आदित्यनाथ ने जगह बनाई है, और उसका राजनीतिक फायदा भी होगा, आर्थिक फायदे के साथ साथ सरकार के राजकोष में बढ़ोतरी के साथ साथ। ऑडियो ऑन करिए अपना प्लीज हेमंत जी।
हेमंत तिवारी जी आवाज अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ, आपकी आ रही है, आवाज तो आपकी मुझे आ आवाज रही आ है। रही है जी, आपकी भी आ रही है। जी जी, मैं बताऊं आपको, देखिए ये तो पॉलिटिकल विषय है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना लंबे समय से एक एजेंडा था। जब सरकार में आए तो उन्होंने अपने उस एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए उस हिसाब से पॉलिसीज बनाई। इसके पहले कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उनके एजेंडे में ये जगहें नहीं आती थी। धर्म उनके एजेंडे में था ही नहीं, और नहीं था। जैसा मानस ने बताया, मेरी तो पूरी जिंदगी ये जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है, यहीं भटकते जाते आते जाते गुजरी है। मैं तो सब चीज देख रहा हूँ। मैं तो बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाता था, एक बार दर्शन कर लिया, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इतना ज्यादा तंग रास्ता था, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें होती थी। आज अगर 5 दिन है तो 10 बार दर्शन करने की इच्छा होती है। ये बात आप जानिएगा, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार टूरिज्म है, पर्यटन है, और वो तय करते हैं, उसी हिसाब की पॉलिसीज बनाते हैं, उसी हिसाब से बजट प्रोविजंस करते हैं कि जिससे टूरिस्ट का अट्रैक्शन बढ़े। आप कल्पना कर सकते हैं, काशी वही है, अयोध्या वही है, मथुरा वृंदावन वही है, लेकिन आज एक जमाने में मथुरा वृंदावन में इन तीनों स्थानों से सबसे ज्यादा पर्यटक आया करते थे, देशी विदेशी दोनों। करीब 6.5 करोड़ के 7 करोड़ तक एवरेज पर्यटक आते थे। लेकिन आप एक तो मोटी बात जान लीजिए, पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख धार्मिक स्थलों यानी काशी, मथुरा और अयोध्या, यहाँ 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ से ज्यादा पर्यटक खाली 7 सालों में आ गए हैं। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो उसके पहले के गुजरे 20 सालों में, 18 सालों में इतने पर्यटक नहीं आए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है। गवर्नमेंट उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, होटल्स होंगे, रहने की व्यवस्था होगी, बुनियादी सहूलतें होगी, तो आदमी का अट्रैक्शन और बढ़ेगा। और इतना जानिएगा, इस देश में राजनीति आजकल क्या चल रही है, आप देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर कहते हैं, जिनमें स्वयं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम तो 80-20 वाला लड़ रहे हैं। 80 मतलब हिंदू, 20 मतलब गैर हिंदू। तो जब 80-20 की पॉलिटिक्स इस देश में हो रही हो तो जाहिर सी बात है, वो तो 80 वालों की बात करेंगे, वो हिंदुत्व वाली बात करेंगे, वो सनातन वाली बात करेंगे, वो ऐसे स्थानों को डेवलप करने की उनकी प्रायोरिटी होगी। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको प्रूव किया है। आप जी खाली हेमंत मोटी जी, सी चीज से सनातन की या राम मंदिर की आंदोलन की बात करें, या धार्मिक जो राजनीतिक शुरुआत संप्रदायवाद और तमाम जो बीजेपी का से आडवाणी के दौर से जो जिस तरह की राजनीति शुरू हुई वैचारिक पृष्ठभूमि पर, सरकारें उसके बाद राज्यों में भी बीजेपी की बहुत आई, केंद्र में भी वाजपेयी जी की सरकार रही, लेकिन बीजेपी की सरकारों ने भी इस कदर बीजेपी के एजेंडा को लागू नहीं किया जैसा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते नजर आ रहे हैं। वो 20-80 की सवाल लड़ाई हो, सनातन की लड़ाई हो, या तो सवाल ये है ऐसे में कि उन्होंने सिर्फ उस विचार को राजनीतिक मंचों पर सिर्फ आंदोलन के रूप में या भाषण के रूप में ही नहीं, जमीन पर हकीकत में भी उतारा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, और इसके पीछे बहुत विशुद्ध तथ्य आधारित तर्क है। आप देखिएगा, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी और अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की सरकार होती थी, तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार होती थी। चलिए, अयोध्या में तो मान लीजिए विवाद था मंदिर को लेकर के, लेकिन काशी और मथुरा वृंदावन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? नहीं हुआ। उम्मीद से बहुत 5-10% नहीं हुआ। जब 2014 के बाद एक नए मिजाज की बीजेपी आई है, नए नेतृत्व वाली है, तो इन्होंने एक दीर्घकालिक अपना एजेंडा तय किया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दीर्घकालिक एजेंडे पे चल रही है, और बृहत्तर हिंदुत्ववाद उसका उसका तो उसकी थीम है। तो जब बृहत्तर हिंदुत्ववाद यानी हिंदुत्व का एक लार्जर
अम्ब्रेला जब उनकी पॉलिसी में है तो स्वाभाविक सी बात है, जो हिंदुओं को धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उसको वो प्रमोट करेंगे, उसको वहां सारी सहूलियतें देंगे, वहां का बजट एलोकेशन ज्यादा करेंगे, और वो अल्टीमेटली लॉजिकली वो आपकी स्टेट की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। आप क्या कभी किसी ने सोचा था कि वाराणसी आज की तिथि में इस देश में किसी भी पर्यटन स्थल से बहुत आगे नंबर 1 का स्थान बन गया है? इवन आप पर्यटकों के आने की संख्या के से देखें तो गोवा से ऊपर इसमें बनारस है। गोवा जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा आकर्षक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, गोवा को काशी ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रश्न यही है कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आपकी गवर्नमेंट चाहती क्या है? इनके पॉलिटिकल एजेंडे में है, और उस पॉलिटिकल एजेंडे को धार देने के लिए ये वहां व्यवस्थागत ढांचागत सहूलतें बढ़ा रहे हैं, वहां बजट बढ़ा रहे हैं, बजट एलोकेशन कर रहे हैं, इसलिए टूरिस्ट भी वहां ज्यादा आ रहे हैं, उसको जी, प्रमोट कर वो रहे सारे हैं। आप एक बात खाली सुनिएगा मीना जी, आप मुंबई के किसी कोने में चले जाइए, किसी बस स्टैंड के नीचे चले जाइए, वहां भी आपको काशी मथुरा और कुंभ की तस्वीर नजर आएगी। आप अहमदाबाद में चले जाइए, छोड़िए, आप गोवा में चले जाइए, एयरपोर्ट से उतरिए तो आपको कुंभ की और उत्तर प्रदेश टूरिज्म की चीजें वहां दिखेगी। तो सवाल यह है कि टूरिज्म के लिए पब्लिसिटी भी एक बड़ा कारण, बहुत बड़ा एक कारक होता है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आस्थावान लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, नहीं तो मैं आप लोगों के पास प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ और आलोक जी आना चाहती थी, लेकिन समय की कमी है और सीमा है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धार्मिक टूरिज्म पर जितना ध्यान दिया है, सनातन के सोच को जितना ज़मीन पर उतारा है, निश्चित ही उसका फ़ायदा उन्हें इस देश की और प्रदेश की जनता के द्वारा मिलेगा। कितना मिलेगा? अर्थव्यवस्था के रूप में, राजकोष में उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। वो जनता के वोट के रूप में कितना मिलेगा, वो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन धार्मिक टूरिज्म सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पूरे देश में है और हर राज्य की सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटक स्थलों को दुरुस्त करे, क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी है, जो अलग-अलग राज्यों के धार्मिक पर्यटक स्थलों पर बड़ी आस्था के साथ जाती तो है, लेकिन बड़ी निराश होकर वापस लौटती है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बाकी राज्य भी ऐसा करें कि लोग निराश होकर नहीं लौटें, जैसा कि बहुत पैनलिस्ट ने, अभी तीनों पैनलिस्ट ने बताया, चारों ने बल्कि, कि किस तरह से काशी की तस्वीर बदली है। राम मंदिर में भयावहता, जिस तरह की भव्यता देखने को मिली, माफ कीजिए, जितनी भव्यता राम मंदिर में देखने को मिली है और बाकी उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, उनको भी लगातार जो है उनका सौंदर्यकरण का काम, वहां पर रोजगार सृजन का काम, वहां पर सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार ने जिस गति से बढ़ाया है, उससे निश्चित ही उत्तर प्रदेश ने पर्यटन के दुनिया में एक नई ऊंचाई हासिल की है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।